पश्चिम एशिया संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर है। अरब देशों पर अचानक हमला करेगा ईरान। ईरान पर इजरायली इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट सामने आई। इजरायल और गल्फ देशों पर कभी भी हमले मुमकिन हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले संभव हैं। ये आशंका जाहिर की गई है। इजरायल की तरफ से डील पर वार्ता के बीच हमलों का खतरा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे सुरभि ने आपका तारुफ कराया। कैप्टन श्याम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो खबर सामने आ रही, हम ये जानते हैं कि इजराइल जंग के लिए, ईरान पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और अब इजराइल से ही इस रिपोर्ट का सामने आना, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कहती है कि ईरान कभी भी इजराइल और गल्फ देशों पर हमला कर देगा। इसके क्या मायने? समीर धन्यवाद, जय हिंद, शनो वरुणा। ये बात बिल्कुल सामयिक है कि जुगलर बेन पकड़ के ब्लीड कर रहा ईरान को जितना टाइम लगेगा उतनी मुश्किलात ईरान के लिए होगी। और अमेरिका इसी पासे को फेंक कर बैठा हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलता है। और यूए की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से बयान कह देता है कि युद्ध अभी मत करो और हम 3 दिन बाद मारेंगे। ये सारे स्टेटमेंट्स एक तरह से डेविएशंस हैं जो एक्चुअली टाइम पास करने के साथ साथ ईरान के लिए भारी पड़ रहे हैं। तो एक तरह से जो प्रोवोकिंग पिछले 5 सालों में बाइडेन के दौरान हुई थी, जो तैयारियां की थी अमेरिका ने गल्फ में, इजराइल को यूकॉम से निकाल के सेंट्रल कॉम में लाया, वहां पे आयरन डोम लगाया, इजराइल की सारी ब्रीफिंग की, सीटीजी बनाया, इजराइल के वॉरशिप्स अडन की खाड़ी से होते हुए उस एरिया में आके एक्सरसाइज करते रहे। इस सब का फलभूत यह है कि ईरान को बहुत प्रोवोक किया गया था और तब ईरान पे अटैक करके रोका गया था। फिर से 40 दिन की वार हुई, फिर से प्रोवोक किया जा रहा है। यह साइकिल आज का नहीं है। तो इसलिए ईरान के पल्ले में बात जाती है कि अब वो ही कहेगा कि मैं अटैक करूंगा, क्योंकि चुपचाप जो उसको गहरा घाव लग रहा है उसके कारण उससे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन 28 फरवरी को ईरान ने गल्फ कंट्री पे डायरेक्ट अटैक किया था, जो कि पिछले वार में लास्ट डे हुआ था। इसको समझना होगा, इस पूरे वार को यहां से देखना होगा। सर, अब तो वॉर का वो सिनेरियो बन चुका है जहां बातचीत की आड़ में दोनों ने अपने स्तर पर बड़ी तैयारी भी कर ली है। और क्यों डील नहीं हो पा रही है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बल्कि संवर्धित यूरेनियम भी है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान दे रहे हैं, जहां संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता ईरान के यूरेनियम को हासिल करेंगे और संवर्धित यूरेनियम को खत्म कर देंगे। हमें ईरान के यूरेनियम की जरूरत नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दोहराते नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास छोड़ा नहीं जाएगा, लिया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। कहते हैं हमें जरूरत नहीं है ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम की। वहीं इस मुद्दे पर मुज्तबा खामनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, ईरान में ही रहेगा संवर्धित यूरेनियम। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने कंफर्म किया है, हम किसी को यूरेनियम नहीं देंगे, देश से बाहर नहीं जाएगा ईरान का संवर्धित यूरेनियम, ये कहा है मुज्तबा खामनेई। वहीं मुज्तबा के इस कड़े रुख से अब डील पर भी संकट है। बड़ी खबर यह है, जहां ईरान में यूरेनियम नहीं रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को भरोसा दिया है, ईरान से बाहर भेजे बगैर कोई डील नहीं होगी। हालांकि ये समीर वो तस्वीरें हैं जहां अब से 24 घंटे पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से आज के इस हालात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि इजरायल तो फुल स्केल वॉर की तैयारी कर बैठा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी बात अटकी हुई है संवर्धित यूरेनियम को लेकर। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला लेना मुश्किल हो चुका है। हालांकि एक बड़ा सवाल यही है कि क्या इसी न्यूक्लियर पर फिर महायुद्ध होगा। कोहली सर, सवाल आपसे करेंगे, उससे पहले ट्रंप की यह धमकी और मुज्तबा का ऐलान सुनिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये रुख साफ कर चुके हैं कि यूरेनियम नहीं रखने दिया जाएगा ईरान को, जबकि ईरान भी रुख साफ कर चुका है कि ये उसका अधिकार है, यूरेनियम वो नहीं देंगे। और यहां तक कि ईरान के यूरेनियम को जब्त करने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर आज एक और बात कही गई कि यूरेनियम को खत्म कर दिया जाएगा, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये उसका
इसका अधिकार भी है। हालांकि मुश्तबा ने जो ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम धमकियों के बीच, उससे साफ है कि ईरान भी पूरे स्तर पर तैयारी कर चुका है और खतरा है जहां यूरेनियम पर डील नहीं हो पा रही है, डील असंभव है, इसी वजह से बातचीत का अगला दौर नहीं हो सका। वहीं डील नहीं हुई तो युद्ध भी तय है। यही इस वक्त के हालात में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। कोहली सर, अब यूरेनियम और न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने का जितना भी अमेरिका दावा कर ले, मुश्तबा तो साफ कह चुके हैं कि सब कुछ सेफ है, हमारा अधिकार है और हम रख कर भी रहेंगे। हालांकि शुरुआत में तो ये संकेत मिले थे कि कहीं ना कहीं वो रशिया को देने के लिए राजी हो सकता है, चीन भी नेगोशिएटर के तौर पर इसको लेकर उसे राजी कर सकता है, लेकिन कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया। देखिए, ये कोई नई डिमांड नहीं है। अमेरिका का स्टैंड ये शुरू से रहा है कि वो यूरेनियम पूरा 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको लेके जाना चाहते हैं बाहर वहाँ से। और ईरान का भी ये स्टैंड रहा है कि वो इसको बिल्कुल नहीं देगा। देखिए, अगर ईरान इसको दे देता है तो ये लगेगा कि उसने सरेंडर कर दिया, जो कि वो देना नहीं चाहेगा। रशिया ने और बीच में भी ये ऑफ़र किया था कि रशिया और ईरान दोनों मिलकर के ईरान के अंदर ही इसको डाइल्यूट कर सकते हैं ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टैंड अभी तक कायम है कि वो पूरा का पूरा लेकर जाना चाहते हैं। इसमें हो ये रहा है, देखिए, अमेरिका के अंदर दो लॉबीज़ हैं, एक तो रूबियो और हेक्सेट, ये जो थोड़े हॉक्स हैं, ये चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे। दूसरा जो डील की तैयारी कर रहे हैं वो विटकॉफ, कुशनर और जेडी वैंस, ये उस फेवर में है। और बीच में ट्रंप के ऊपर जो है इसमें चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। अभी तुलसी गबार्ड के 2 सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने रिज़ाइन किया है क्योंकि वो ट्रंप की ईरान वाली पॉलिसी से खुश नहीं है या जो भी फीडबैक वो उनको देते थे। सो इंटरनल उनके ऊपर प्रेशर है। यूरेनियम को निकालना ट्रंप के लिए आसान नहीं है, उतना आसान होता तो बड़ी अब तक निकाल लिया होता उसको उन्होंने। जी देखिए, इतनी कैजुअलिटी उनकी अपनी हो जाएंगी कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी अब इस समय पॉपुलैरिटी है या जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री के अंदर चल रही है। तो ये सिर्फ पोस्चरिंग की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान के ऊपर, और ईरान भी इनकी धमकी में आ नहीं रहा है। सो अभी एकदम स्टेलमेट की स्थिति है। ठीक बात है सर। और देखिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसका जिक्र यहां पर जरूरी है। पश्चिम एशिया में छिड़ सकता है परमाणु युद्ध, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका तक आ सकती है परमाणु युद्ध की आंच, यूरोप तक फैल सकता है परमाणु युद्ध, इसके आसार, इसकी आशंका खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जताई। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, ईरान के खिलाफ कठोर कदम उठा सकता है अमेरिका, परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान। तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि परमाणु हथियार ईरान नहीं रख सकता है और अब ईरान के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में समीर, सबसे बड़ा सवाल पश्चिम एशिया में एटमी जंग को लेकर है। समीर जी हाँ, देखिए, जिक्र हुआ है यहां पर एटमी जंग का और ईरान से आने वाले वक्त में क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप की चेतावनी के मायने क्या है? अब एटमी युद्ध संभव है, अरब में सर्वनाश के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। ईरान पर अब कठोर कदम उठाए जाएंगे, फिर से हमले की तैयारी की जा रही है। इसके सीधे सीधे मायने तो यही निकलते हैं, एटम बॉम्ब सरेंडर करे ईरान। हालांकि एटम बॉम्ब तो अभी तक बनाया नहीं है, संवर्धित यूरेनियम का यहां पर जिक्र हो रहा है। यूरेनियम पर अंतहीन जंग के मायने नजर आते हैं। यूरोप तक फैलेगा एटमी युद्ध, वो ये कहते हैं। विश्व विनाश का खतरा है, ये बताने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। अब अमेरिका तक एटमी अलर्ट, जंग की आंच आने वाले वक्त में और ज्यादा फैलेगी, इसका दायरा बढ़ेगा, ये मायने उनके बयान के निकाले जा रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप जो चेतावनी देते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर आज ईरान को रोका नहीं गया तो जंग की आग अमेरिका तक आ सकती है, यूरोप में फैल सकती है, एटमी युद्ध हो सकता है, इस तरह का खतरा जताने के मायने क्या हैं जब आपने बातचीत के चलते चलते खुद ईरान पर आक्रमण किया हो? बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले में जो अपना आखिरी ट्रंप कार्ड हो सकता है, हाँ, वो खेल रहे हैं, और वो है न्यूक्लियर वेपन का डर दिखाना। कि वो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो वो मिडिल ईस्ट पर इसका इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका पर कर सकता है, यूरोप पर कर सकता है। इसीलिए अमेरिकी जनता, यूरोप के देश और बाकी दुनिया अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट करे कि वो ईरान के खिलाफ जंग कर सके। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता
चाहता है तो वो बना क्यों नहीं लेता? क्योंकि आज की तारीख में तो ईरान पर सबसे अधिक दबाव है। तो अगर सच में ईरान बनाना चाहता तो अभी बनाना चाहिए था, और उसके पास तो लॉजिक भी होता कि देखिए चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, इसलिए बचने के लिए हमने बनाया। लेकिन वो नहीं बना रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान जो ये बात कह रहा था कि हमारा मकसद परमाणु हथियार बनाना नहीं है, वो बात सही थी, लेकिन हवा दिखाया गया कि 450 kg न्यूक्लियर संवर्धित यूरेनियम है और कभी भी ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अब जो दूसरी बात आती है कि डील होगी, और कहा तो जनरल मुनीर को भेज रहे थे डील का पेपर लेकर, लेकिन अचानक ही परमाणु हथियार की चर्चा करने लगते हैं। यही बात इसको साबित करती है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील संभव ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में युद्ध की आशंका और अधिक प्रबल हो जाती है, और युद्ध ही एकमात्र विकल्प दिखता है इस कॉन्फ्लिक्ट के समाधान का। ने युद्ध की बात की तो एक और खबर है मनीष, युद्ध में हुए नुकसान से अब ईरान उबर चुका है। खबर यह है कि तेजी से हथियार बनाने में ईरान जुटा है, और ईरान इसीलिए अब युद्ध की तैयारियों को लेकर बड़े वीडियोस भी जारी कर चुका है। हालांकि युद्ध विराम के बाद से रिकॉर्ड ड्रोन निर्माण को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जहां मिसाइल ढांचे का भी अधिकांश हिस्सा सुरक्षित है। और ईरान की इसी जंगी तैयारी पर CNN क्या दावा कर रहा है कि अब नुकसान से उबर चुका है ईरान। मिसाइल सिटी को लेकर तो कई बड़े दावे किए जा चुके हैं, लेकिन मिसाइल ढांचे का अधिकांश हिस्सा अभी भी उसका सुरक्षित है, और यही ईरान की जंगी तैयारी का एक और सबूत। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर तो यह है कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। ड्रोन और मिसाइल बनाने में चीन की मदद मिल रही है ईरान को। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण मदद में कमी आई है। चीन को लेकर अमेरिकी खुफिया सूत्रों का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो ईरान की जंगी तैयारी, लेकिन ये जंगी जखीरा डिकोड किया गया है, क्योंकि रिकॉर्ड ड्रोन प्रोडक्शन की इसमें बात कही जा रही है। बड़ी बात यह कि 30 दिन में 15,000 ड्रोन तैयार। वहीं प्रोडक्शन क्षमता की जो फास्ट रिकवरी हुई है, उसी के तहत दावा यह भी कि अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तक अब एक्टिव है, और 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी बाकी हैं। समीर जी हां, इसके अलावा वेपन प्रोडक्शन में चीन मददगार साबित हो रहा है ईरान के लिए। नाकेबंदी से वेपन सप्लाई बाधित हुई है, ये दावा किया गया। ईरान का दावा देखिए क्या है। अभी सीक्रेट हथियारों का इस्तेमाल तो हमने किया ही नहीं, उनका इस्तेमाल अभी बाकी है, ये बताया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि यूएस ईरान डील को फिर झटका लग चुका है, जहां आसिम मुनीर ने रद्द किया तेहरान दौरा, और आखिरी समय में मुनीर ने जिस दौरे को रद्द किया उसका थोड़ी देर पहले मनीष आपने भी जिक्र किया। हालांकि अमेरिकी प्रस्ताव पर जिस तरीके से बातचीत होनी थी, राजनयिक सूत्रों के हवाले से अल अरबिया की रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, जिसमें साफ है कि तेहरान दौरा रद्द हो चुका है, और इस बीच अमेरिकी प्रस्ताव पर बातचीत होनी थी। अब अमेरिकी प्रस्ताव पर जाहिर सी बात है दौरा रद्द हो चुका है, तो आने वाले वक्त में भी कोई बातचीत मुमकिन नजर नहीं आ रही है। अब कैप्टन श्याम कुमार सर बताइए, जो पाकिस्तान की अभी तक भूमिका थी इधर से उधर मैसेज एक्सचेंज करने की, कुरियर की, अब तो वो भी संभव नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल ईरान का अभी भी बन चुका है, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड के बावजूद ये स्थिति है सर। और दूसरा, संवर्धित यूरेनियम को लेकर जो हमने चर्चा की, आपको लगता है इस लेवल के हालात के बीच में किसी तरीके का कोई डायलॉग मुमकिन हो भी पाएगा? सुरभि धन्यवाद। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ्रेश प्रपोजल जो ईरान ने दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और वो सैंक्शन हटाओ, हमारे यहाँ से हट जाओ, फौज हटा दो, ये सारी चीजें किया क्या ईरान ने। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक गल्फ अथॉरिटी बना के उन्होंने टॉल टैक्स को लेजिटिमेट कर दिया है, और वो कह रहे हैं जाओ। लेकिन गल्फ कंट्री का कल का जो बयान है, गल्फ कंट्रीज ने कहा है कि कोई भी तरह की शुल्क वसूली हमें मंजूर नहीं है। तो ये क्लियरिटी है उस गल्फ के पानी में कि ईरान क्या कर रहा है और गल्फ कंट्री क्या कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, गल्फ कंट्री को पूरी तरह से अपने पहलू में ले रखा है अमेरिका ने, पहली बात। दूसरी बात, हॉर्मुज पे ये हुआ, और यूरेनियम पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। घंटी बजा के मुनीर को बुलाया जाता है, इस टेबल से उस टेबल, और वापस कर दिया जाता है, वो भी बंद हो गया रास्ता। बिल्कुल ट्रंप क्लियर है, हम लेंगे, रखेंगे, खत्म कर देंगे यूरेनियम को। और मुर्तबा ने कह दिया है कि इस देश से बाहर नहीं जाएगा यूरेनियम, इसकी एक प्रॉपर डायरेक्टिव डाल दी है उन्होंने। तो यहां पे स्टेलमेट है, किसी तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, यूरोपियन यूनियन नोवल फोर्सेस पीस कीपिंग मिशन में वहां आएंगे, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, और वो आके अपने शिप्स को निकालने या एक पीस कीपिंग मिशन का मुखौटा लेके आएंगे। मुखौटा मैं ना कहूं, मैं रियलिटी में कहूं। और अगर उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया तो ये वॉर पूरी तरह से ईरान अगेंस्ट बाकी देश हो जाएगा, ये चाहता है अमेरिका। और अगर इससे
इसमें उनके मिसाइल्स और ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बात आपने की। मगर अगर अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि ये सारे देश उनके साथ आ गए और एक डी डे आ गया कि मिलिट्री एक्शन होगी, तो वो डी डे की तैयारी पिछले 50-60 दिनों से जो मैं देख रहा हूं वो है। और वो डी डे में स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो हैं उनके, जो उनके जो SSBNs हैं, जो उनके जो एयरबॉर्न जो स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट्स हैं, AI और स्पेस, और सारे देश मिलके एक साथ निस्तनाबूद कर देंगे। ये न्यूक्लियर वार्निंग जो कह रहे हो उसी का पोस्चरिंग है। तो ये दो घटनाएं वहां पे हो सकती हैं, स्टेपिंग अप हो सकता है, और इसी की पूरी आकलन मैं कोशिश करता हूं करने की। ठीक है। क्या लेकिन ईरान को इन हालात का इल्म नहीं है? क्या ईरान ने तैयारियां नहीं की होंगी? आप कह रहे हैं मिलकर सब साथ आ जाएंगे, तो मिलकर सब तो साथ आ ही गए थे। 40 दिनों की जंग में हमने देखा कैसे ईरान एक तरफ था, अमेरिका, इजराइल और तमाम खाड़ी देश एक तरफ नजर आ रहे थे। लेकिन अब आगे क्या इरादा क्या है? IRGC ने जारी किया है हॉर्मुज का विवादित नक्शा। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में IRGC के नियंत्रण का दावा कर दिया गया है। ओमान, UAE के समुद्री क्षेत्र में भी निगरानी का दावा किया गया है। तेहरान का कहना है कि इस हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अफसरों के साथ समन्वय करना होगा, यह जरूरी कर दिया गया है। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये एक नया मैप हॉर्मुज का जारी किया गया है और कब्जे का एक नया ऐलान छिपा हुआ है इस नए नक्शे में। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो पूरा इलाका है, इस पर अब IRGC अपना कंट्रोल होने का दावा कर रहा है। ओमान, UAE के समुद्री क्षेत्र में भी निगरानी का दावा IRGC की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ईरान का अतिक्रमण, हॉर्मुज पर आक्रमण क्यों? क्योंकि ये जो मैप जिसका अभी हमने जिक्र किया उसमें इंपॉर्टेंट है ये पूरा 22,000 किलोमीटर का वो रूट जहां पर अब पूरी तरीके से कंट्रोल का भी दावा किया जा रहा है। और ये प्रशासनिक कंट्रोल उस लिहाज से समझिए जहां ग्लोबल ऊर्जा चोक पॉइंट पर ईरान का कंट्रोल, वहीं हॉर्मुज के आसपास IRGC का नियंत्रण और ज्यादा बढ़ चुका है। खबर उस लिहाज से समझिए जहां अब UAE, ओमान के जल क्षेत्र में अतिक्रमण और IRGC का जो मंसूबा है हॉर्मुज पर दबाव का, ये जो हथियार है, वार्ता से पहले ये नया प्लान अब सामने आया है और साफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल का मतलब ग्लोबल व्यापार पर असर, और इसीलिए इसी ग्लोबल व्यापार रूट पर कब्जे की IRGC और ईरान की ये कोशिश। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा दावा किया है। हॉर्मुज पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण है। अब इस दावे का आधार क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप बेहतर जानते होंगे। ईरान से संबंधित जहाजों पर रोक जारी है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और बताने की कोशिश ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा भी अधिकार है। सुनिए जरा। और हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल कोहली सर भी मौजूद हैं। कोहली साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा नियंत्रण है, ये ईरान कह रहा है, उसका नियंत्रण नजर भी आ रहा है, लेकिन अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट को भी एक काट के तौर पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज की तारीख में किसका दबदबा आपको नजर आता है? कौन बढ़त लेता हुआ नजर आता है? अब ये जो मैप जारी किया गया है, इसमें तो ईरान ये बता रहा है कि देखिए हमारे नियंत्रण का दायरा बढ़ रहा है। देखिए, ईरान की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो अपने लैंड पर बैठे बैठे काफ़ी जो वहाँ से ट्रैफिक चलता है उस पर अफेक्ट डाल सकता है। सो ईरान का कंट्रोल तो रहेगा। और जो उन्होंने जो बड़ा एरिया डिक्लेयर किया है, जो ओमान का एरिया और UAE के एरिया को भी बता रहे हैं कि हमारे उसमें है, उनको मालूम है कि वो लोग कुछ रिटेलिएट कर नहीं सकते। USA ने नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा है जो कि थोड़ा आगे है। देखिए, USA को नेवल ब्लॉकेड लगाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं और वहाँ पे उनको मेंटेन करना पड़ता है उनको, जो कि हर समय करना पॉसिबल नहीं है, बड़ा कॉस्टली हो जाता है उनके लिए। सो कंट्रोल तो दोनों का ही है। और दूसरा, ट्रम्प के किसी भी स्टेटमेंट को आप ज़्यादा सीरियसली ले नहीं सकते। अब ये कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और कहेंगे। एक बात में इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ जो आपने थोड़ी देर पहले पूछी थी। देखिए, ट्रम्प के लिए और अमेरिका के लिए कहना आसान है कि हम न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर देंगे और पूरा उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन ईरान को भी मालूम है कि और उसने ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि पूरे गल्फ स्टेट्स पर वो इतने हमले कर देगा कि उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शुरू से ईरान ने यही स्ट्रेटजी फॉलो की है। इसलिए कुछ समय पहले ने UAE पे दोबारा हमला किया था
कि वो खुद सब के सब प्रेशर डालें अमेरिका के ऊपर। जब वो पूरा हॉर्मुज को भी रोकेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड में फ़र्क पड़ेगा, तो अमेरिका पे इनडायरेक्टली प्रेशर आएगा कि वो कोई ना कोई डील करे। ये स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहा है। दूसरा, जैसा आपने बताया, उसकी हथियार बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, अमेरिका की इतनी नहीं है। पैट्रियट मिसाइल पूरे साल में 500-600 पैट्रियट मिसाइल बना पाता है अमेरिका। वेरएज जितनी रिक्वायरमेंट है 500-600 ड्रोन तो एक दिन में उड़ाते हैं लोग ये। सो उसमें भी थोड़ी दिक्कत है, और अमेरिका इन एनी केस फुल फ्लेजेड वॉर इस समय लड़ नहीं सकता, तो कोई ना कोई डील। इन्हीं तमाम फैक्टर्स को लेकर कई बड़े दावे भी किए जा रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में सर, और यही एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए हरी झंडी नहीं मिल रही है। लेकिन बात अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की करें तो अब खबर यह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट इंटरनेशनल मीडिया पहुंची है। नाकेबंदी के बीच इंटरनेशनल मीडिया की एंट्री देखिए, जहां आरटी ने हॉर्मूज का ये वीडियो जारी किया है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी का जो असर है वो इन लेटेस्ट तस्वीरों में सामने नजर आ रहा है, क्योंकि हॉर्मूज में कई तेल टैंकर्स दिखे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट का एक और नया ताजा वीडियो। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच यहां पर जहाज फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अल अरबिया चैनल ने यह वीडियो जारी किया। इससे पहले जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो आरटी की तरफ से जारी किया गया था। ये अल अरबिया का वीडियो हम दिखा रहे हैं। इसमें और क्लैरिटी के साथ जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने हैं, और जो तमाम जहाज यहां पर नाकेबंदी की वजह से, अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट की वजह से फंसे हुए हैं, उसके बारे में हमें इन तस्वीरों से जानकारी मिल रही है। ये दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ किया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट में जाने के लिए, और उसके बाद दो चैनल्स के ये वीडियोस आपके सामने हैं। पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं वो आरटी का है, दूर से लिया गया वीडियो है। समंदर का पानी और दूर फंसे जहाज इसमें साफ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए अल अरबिया चैनल ने जो वीडियो लिया है वो और नजदीक का वीडियो, और बहुत क्लियरली इसमें नजर आ रहे हैं जितने जहाज, जो ऑयल टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं और ब्लॉकेट की वजह से फंसे हुए हैं, वो यहां पर नजर आते हैं। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IAEA की चेतावनी, रेड जोन में जा सकती है ग्लोबल ऑयल मार्केट। हालांकि जुलाई या अगस्त में कम हो सकता है स्टॉक। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को फिर से खोलना बहुत जरूरी हो चुका है। ये IAEA की चीफ की तरफ से बड़ी चेतावनी, ग्लोबल मार्केट और ऑयल संकट को देखते हुए ये चेतावनी कि अब रेड जोन में जा सकती है ग्लोबल ऑयल मार्केट, और जुलाई या अगस्त यानी आने वाले कुछ ही महीनों के बाद स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। और वहीं हॉर्मुज पर ब्रिटेन के UKMTO की रिपोर्ट। अब हॉर्मुज से अरब सागर तक जोखिम है। हॉर्मुज रूट पर अब शिप ट्रैफिक बेहद कम हो गया है। IRGC की सैन्य तैनाती से खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी जोखिम अब और ज्यादा बढ़ गया है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। हॉर्मुज पर ब्रिटेन से यह रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर जोखिम का दायरा बढ़ने की बात कही गई है, और बताया गया है कि शिप का ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि हॉर्मूज पर ब्रिटेन की ये जो चेतावनी है उसके तहत जानिए कि कैसे हॉर्मूज से अरब सागर तक खतरा बढ़ चुका है, और हॉर्मूज रूट पर अब शिप ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुका है। हालांकि समंदर में अब डकैती का गंभीर खतरा है, और बारूदी माइन से समुद्री रूट भी ब्लॉक है। अब अल मंदेब में हुथी का भी दखल सीमित है। और इस बीच देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है, समझौता नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं, ये रूबियो कह रहे हैं। डील के लिए हम कुछ भी करेंगे। ट्रंप डील को प्राथमिकता देते हैं, तो डील के लिए अमेरिका ने पूरा जोर, पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन डील होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमेरिका में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी। खबर है थार्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 50% घट चुका है, और ईरान युद्ध की वजह से ही स्टॉक में कमी आई है। ये द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बड़ा दावा कर रही है। तो देखिए इस खबर के मायने क्या हैं? क्या संकट में है सुपर पावर अमेरिका? थर्ड इंटरसेप्टर की कमी हो गई है अमेरिका में। 2025 में अमेरिका के पास 534 थर्ड इंटरसेप्टर मौजूद थे।
ईरान युद्ध की बात करें तो यहां 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हुआ। इन 40 दिनों की जंग में 200 इंटरसेप्टर खर्च हो गए। इजराइल को बचाने में आधे थार्ड खत्म हुए हैं। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। 300 के करीब थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक अमेरिका के पास इस वक्त मौजूद है। हालांकि खास बात यह है कि अमेरिका का स्टॉक 50% घट चुका है। और मनीष, इसी बात का थोड़ी देर पहले कोहली सर ने भी जिक्र किया कि अमेरिका के सामने यही एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है कि कैसे उसके स्टॉक, हथियारों के स्टॉक खत्म हो रहे हैं और उसके प्रोडक्शन को लेकर भी रिपोर्ट्स बड़े दावे कर रहे हैं। हालांकि हर जगह सुरक्षा देना अब अमेरिका के लिए मुश्किल भी हो जाएगा, हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। मनीष, बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की रिपोर्ट आ रही है। कल जब अमेरिकी संसद के सामने अमेरिकी रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमारे पास हथियारों के भंडार की कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी नेवी, उन्होंने ये कहा कि हम ताइवान को इसलिए हथियार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी युद्ध में, ऑपरेशन फ्यूरी में हमें अभी हथियारों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कुछ रिपोर्ट ये बताती भी है कि जो अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल हैं उनकी संख्या कम है। इन सब के बीच में लगता यही है कि जो सच्चाई है वो कुछ अलग सी भी हो सकती है। मसलन कि अमेरिकी हथियार कंपनियां चाहती है कि अमेरिकी सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर मिले और फिर उसमें मुनाफा कमाया जाए। तो युद्ध में स्टॉक की कमी उन हथियार कंपनियों के लिए बहुत बड़े मुनाफे का सौदा भी साबित होती है। ये हम सब ने देखा है। लेकिन इन सब के बीच में हम ये भी जानते हैं कि जब ये लड़ाई शुरू होगी, ईरान की तरफ से जब मिसाइल दागे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका या इजराइल अपने एयर डिफेंस का इस्तेमाल करेगा, बल्कि अपने फाइटर जेट का भी इस्तेमाल करेगा, जहां पर वो ईरानी उन मिसाइलों को खत्म करने की कोशिश करेगा, उन तमाम जगह को खत्म करने की कोशिश करेगा जहां पर मिसाइल लॉन्चर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब युद्ध शुरू होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जैसा मार्को रूबियो भी कहते हैं कि अगर डील नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरे विकल्प है और डील होने की मुझे कोई आसार दिखते नहीं है। बिल्कुल, जो हालात हैं उसको देखते हुए तो यही लग रहा है मनीष, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि डील होगी। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए, सरेंडर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। हॉर्मुज में मल्टी नेशन मिशन की तैयारी है। यूके ने भेजा युद्धपोत HMS ड्रैगन, स्वेज नहर से होकर हॉर्मुज पहुंचा है ये युद्धपोत। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि एक सवाल युद्ध में ब्रिटेन की एंट्री को लेकर भी है, क्योंकि HMS ड्रैगन युद्धपोत अब पश्चिम एशिया पहुंचा है और हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय मिशन की ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। हालांकि फ्रांस भी यूके के साथ मिशन में शामिल है और हॉर्मुज खोलने का ईरान पर दबाव बढ़ा है। जी हां, मिशन का मकसद देखिए क्या है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना, तेल व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराना। बड़ी बात यह है कि अब लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं रहेगी। इस जंग का दायरा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, इसके आसार। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई, जहां पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा और सोना पप्पू के ठिकानों पर रेड को लेकर खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ईडी के छापे, 9 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम छापेमारी कर रही है। जमीन घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में ये छापेमारी। वहीं अलग अलग लोकेशंस पर होटल में किस तरीके से छापेमारी की गई है, ईडी के छापे की ये तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें, जमीन घोटाले और धोखाधड़ी केस में ये छापेमारी। सुजॉय हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं कौन कौन सी ऐसी जगह, क्योंकि खबरें सामने आ रही है कि 9 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी जारी है। सुजॉय, देखिए, आज सुबह से करीब 10 जगह पे ईडी का सर्च चल रहा है और अभी मैं खड़ा हूँ कौशबा एरिया में। ये जो कोलकाता में जो सिंडिकेट चल रहा था ना, जो डरा धमका के ज़मीन हड़प लेना, प्रोमोटिंग, थ्रेटनिंग, इस जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट
इस सिंडिकेट में शांतनु सिन्हा विश्वास और जॉय कामदर और तीसरा जो है सोना पप्पू, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। अभी मैं हूँ कस्बा एरिया में। मेरा कैमरा पर्सन रजत को बोलूँगा विजुअल दिखाने के लिए। ये कस्बा में जहाँ पर सर्च चला है, ये शांतनु सिन्हा विश्वास का राइट हैंड था रूहुल अमीन अली शाह, जिसका घर का मैं विजुअल दिखा रहा हूँ। ये कोलकाता पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है और कोलकाता पुलिस का जो वेलफेयर कमेटी था वहाँ पर शांतनु सिन्हा विश्वास का राइट हैंड था। शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ जो आरोप है कि वो पुलिस का पावर का मिसयूज करके क्रिमिनल पावर का जो गैंग है, सोना पप्पू का जो गैंग है, जॉय कामदर जो प्रोमोटर है, बिजनेसमैन है, उनको यूज करके ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। उसमें शांतनु सिन्हा विश्वास का भी सबसे करीब है ये रूहुल अमीन अली शाह। यहाँ पर ईडी सुबह यहाँ पर ईडी का 5 ऑफिसर जो है यहाँ पर सर्च कर रहा है। अभी भी सर्च चल रहा है और रूहुल अमीन अली शाह वो अभी घर पर मौजूद है, उसके सामने ही अभी सर्च चल रहा है। ईडी की तरफ से ये दिखा जा रहा है कि ये जो जमीन है जहाँ पर इसका घर है, 5 साल पहले यहाँ पर ये घर बना है, इसका जो कागजात है वो सब ठीक ठाक है। इसका जो इनकम है, जमीन घोटाले के साथ साथ धोखाधड़ी को देखते हुए एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है और यही इस वक्त की खबर है कि किस लिहाज से अब शिकंजा कसता जा रहा है। और 9 नहीं बल्कि अब अपडेट हमारे सहयोगी सुजॉय ने दिया कि 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संकट को देखते हुए लखनऊ के जिला कोर्ट के जज और न्यायिक अधिकारियों ने एक नई पहल शुरू की। जिला जज समेत दूसरे जजों ने हफ्ते में 1 दिन साइकिल से कोर्ट जाने का फैसला किया है। आज भी जज समेत दूसरे न्यायिक अधिकारी साइकिल से कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जज के नेतृत्व में आज तमाम न्यायिक अधिकारी और जजेज जो हैं वो साइकिल से लखनऊ कोर्ट पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज मलखान सिंह के आवास से, और तमाम ये जो भीड़ निकलती आपको दिखाई दे रही है उसके पीछे साइकिल पर सवार आपको दिखाई देंगे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज और तमाम जो जज हैं लखनऊ कोर्ट के, और तमाम अधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, साइकिलों पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें ईंधन बचाने की अपील लोगों से की गई है। और हफ्ते में 1 दिन ये पहल जो है वो जारी रखने का संकल्प यहाँ पर लिया गया है, यानी कि अभी से लेकर 1 साल तक हफ्ते में 1 बार निश्चित तौर पर जो तमाम जजेज हैं वो साइकिल से कोर्ट जाया करेंगे ईंधन को बचाने के लिए। तो ये एक संदेश भी आम लोगों के लिए कि जब न्यायिक अधिकारी इस तरह की पहल कर सकते हैं तो वो भी अपने आम जीवन में इस पहल को अपनाएं और ईंधन बचाने का काम करें, क्योंकि ये राष्ट्र हित में है। और एक राष्ट्र एक संकल्प, ये बोर्ड भी लगाया गया है इन तमाम साइकिलों पर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अपने आप में अनूठी पहल लखनऊ से देखने को मिल रही है, जहाँ पर तमाम जो जजेज हैं वो साइकिल से कोर्ट जा रहे हैं। और आज की ये पहल नहीं बल्कि उनका कहना है कि आगे भी इसको जारी रखेंगे। हफ्ते में कम से कम 1 दिन वो अवश्य कोर्ट जाएंगे तो साइकिल से जाएंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।